हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करने वाले इस वीडियो के अंदर हम किसके बारे में, ऐसे आईपीओस के बारे में जो अपकमिंग है। लेकिन वो सिंपल आईपीओ नहीं है। मतलब उस आईपीओ में क्या होने वाला है, उस आईपीओ में होने वाला है दोस्तों शेयर होल्डर कोटा। हम इस वीडियो में उन आईपीओस के बारे में चर्चा करेंगे जो आईपीओस अपकमिंग है, और उन आईपीओस के अंदर क्या है, शेयर होल्डर कोटा है। यानी इस शेयर होल्डर कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आपके पास इस आईपीओ का शेयर रहता है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, अगर आप दोस्तों चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं कि कुछ आईपीओज आए थे और उनकी लिस्टिंग किस प्रकार की हुई, और उन आईपीओज में क्या था, शेयर होल्डर कोटा। एक आईपीओ दोस्तों आया था बीएलएस ई सर्विसेज का। इस आईपीओ में याद रखिएगा, शेयर जिसके पास था बीएलएस का, उनको फायदा मिला। करीबन 171% का ये लिस्टिंग डे पर गेन देकर गया। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, जिसके पास टाटा मोटर्स का आईपीओ था। ऑलमोस्ट 162% का लिस्टिंग गेन देकर गया ये लिस्टिंग डे पे। उसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, 135% का लिस्टिंग गेन देकर गया लिस्टिंग डे के दिन। एचडीएफसी एएमसी का आईपीओ आया था, जिसके पास एचडीएफसी था, 65% का लिस्टिंग गेन मिला। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आया था, 51% का गेन मिला। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया था, 51% का गेन मिला। ये मतलब बात यह है कि इन सारे आईपीओज में दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी थी, और जिनके पास शेयर था उनके चांसेस बढ़ गए अलॉटमेंट आने के। और आप देखिए रिटर्न्स किस प्रकार की बनते हुए देखने को मिले हैं ऑन द लिस्टिंग डे। मतलब शानदार पैसा बनता हुआ दिखा। स्टूडेंट, सबसे तो हम समझते हैं कि शेयर होल्डर कैटेगरी होती क्या है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आईपीओज में 3 कैटेगरीज होती है। पहली दोस्तों होती है क्यूआईबी, दूसरी होती है एचएनआई जिसको हम एनआईआई भी बोलते हैं, और तीसरी दोस्तों होती है रिटेल। अब कंपनी का ऑप्शन होता है दोस्तों 2 और कैटेगरीज रखने का। या तो कंपनी चाहे तो एक कैटेगरी रख सकती है जिसको एम्प्लॉय कैटेगरी बोला जाता है, और एक और कैटेगरी कंपनी रख सकती है जिसको शेयर होल्डर कैटेगरी कहा जाता है। हम बात किस बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में। देखिए होता क्या है, बहुत सारी कंपनीज की जो सब्सिडरी कंपनीज होती है वो अपना आईपीओ लेकर आती है। तो उन पेरेंट कंपनी अगर उस बाजार में लिस्टेड है तो उस पेरेंट कंपनी का ऑप्शन होता है कि एज अ रिवॉर्ड टू द शेयर होल्डर्स, वो चाहे तो दोस्तों उस आईपीओ में एक शेयर होल्डर कोटा अलग से लेकर आ सकते हैं। कि मान लीजिए मेरे पास एक्स वाई शेयर, एक्स शेयर है मेरे पास कोई, और एक्स वाई कंपनी उसकी सब्सिडरी है, और ये सब्सिडरी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये जो कंपनी है ये चाहेगी और ये कर सकती है कि उस आईपीओ के अंदर एक अलग से कैटेगरी रख दी कि शेयर होल्डर कैटेगरी। मतलब जिसके पास इस कंपनी का शेयर है वो एक और कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है अदर देन रिटेल एंड एचएनआई। मतलब आपके पास अब 2 कैटेगरीज में लगाने का ऑप्शन है। या तो आप रिटेल और शेयर होल्डर को चूज करें, या तो आप एचएनआई और शेयर होल्डर को चूज करें। मैं और मतलब एंड बोल रहा हूँ, ना कि ओ आर, राइट। मतलब आपके पास 2 कैटेगरीज हो रहेगी अप्लाई करने के लिए, और 2 कैटेगरीज का मतलब ये है कि डेफिनेटली आपके चांसेस तो अलॉटमेंट के बढ़ेंगे ही। बट ये बात ध्यान रखिए, शेयर सबके पास तो होगा नहीं। तो जिसके पास शेयर है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज उसको एक और कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। और यही दोस्तों कंपनीज करती है, ठीक है। अब एक और सवाल निकल कर आता है कि कौन अप्लाई कर सकता है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बिफोर द फाइलिंग ऑफ आरएचपी। मतलब क्या है कि अगर दोस्तों कंपनी ने अपनी आरएचपी फाइल कर दी मान लीजिए, और उससे एक दिन पहले आपने अगर शेयर को बाय कर लिया, क्या 1 डे पहले, या तो आपके पास पहले से है, या तो आपको लग रहा है कि चलिए इसका आईपीओ निकल कर आ रहा है, अच्छी कंपनी है तो मैं शेयर खरीद लेता हूं ताकि मैं उसमें एक और कैटेगरी में अप्लाई करने का मुझे मौका मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आरएचपी फाइल की गई है और उससे एक दिन पहले, 1 डे बिफोर, अगर आपने शेयर खरीद लिया और आपका नाम आ जाता है पूरे शेयर्स, मतलब जो शेयर होल्डर्स उसकी लिस्ट के अंदर, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब होता क्या है, काफ़ी बार लोग भूल जाते हैं और लोगों को लगता है कि आरएचपी फाइल कर दी है तो चलिए अगले दिन मैं बाय कर दूंगा शेयर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने आरएचपी फाइल होने के बाद खरीदा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी ने आरएचपी फाइल कर दी है। तो आरएचपी फाइल होने से पहले शेयर लेना बहुत ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिनके पास ऑलरेडी शेयर है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका शेयर है, आप होल्ड करते हैं आरएचपी के दिन एक दिन पहले भी और एक दिन बाद भी, तो वो बात तो अलग ही है। लेकिन जिनको सिर्फ शेयर खरीदना इससे था ताकि आईपी में अप्लाई कर सके, तो उनको एक दिन पहले लेना ज़रूरी है। समझ में आ गया आपको। एक और सवाल आता है कि कितने शेयर्स खरीदने ज़रूरी है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ एक शेयर लेना है। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो कंपनी ने कहा कि नहीं एटलीस्ट 10 शेयर होने चाहिए या फिर 20 शेयर होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
सिर्फ आपके पास शेयर होना चाहिए, और कितने शेयर होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम एक चलेगा। उससे ज़्यादा अगर आपको लेना तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक शेयर भी है तब भी उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक शेयर में भी आपका काम हो जाएगा। तो होपफुली ये तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सी वो कंपनीज़ है जिनके द्वारा शेयर होल्डर कैटेगरी रखी गई है, और मैं सिर्फ उन कंपनीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को सेबी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। मतलब सेबी ने उन आईपीओ को अप्रूव कर दिया है। नाउ कंपनी के हाथ में है कि कंपनी को अपना आईपीओ कब लेकर आना है। कंपनी चाहे तो कल भी लेकर आ सकती है, मतलब कल भी आरएचपी फाइल कर सकती है, और कंपनी चाहे तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी को कब अपना आरएचपी यानी डीआरएचपी के बाद, ये बात ध्यान रखिए, कंपनीज को आरएचपी फाइल करनी पड़ती है, तो वो कंपनी के ऊपर है। तो मैं उन आईपीओ की बात कर रहा हूँ जिनकी डीआरएचपी अप्रूव्ड है, मतलब सेबी की तरफ से तो हरी झंडी मिल चुकी है। अब आप पर है कि आप अपना आईपीओ कब लेकर आए। तो पहली कंपनी शुरुआत करते हैं। तो पहली कंपनी दोस्तों जो है वो है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। जी हाँ, ब्रिगेड इंटरप्राइज आपको पता ही है, एक लिस्टेड कंपनी है, और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है ब्रिगेड होटल वेंचर्स, ये दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, इसके आईपीओ को अप्रूवल भी मिल चुका है फ्रॉम सेबी। कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों 900 करोड़ रुपए रेस करती हुई नजर आएगी थ्रू अ फ्रेश इशू, और फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपये प्रति शेयर की। जो कंपनी है वो चाहती है कि किस तरीके से अपने आईपीओ से हम डेट रीपेमेंट कर सके, लैंड एक्वायर कर सके, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। तो जो पहली कंपनी अगर आपको बाय करनी है फॉर द शेयर्स, मतलब ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कि आप ये शेयर खरीदे, आप ये शेयर बेचिए। आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सी कंपनी लेनी पड़ेगी अगर आपको उस आईपीओ के शेयर होल्डर कैटेगरी में फ़ायदा चाहिए। अब ज़रूरी बात नहीं कि देखिए आईपीओ पैसा बना कर दे, तो ये अपने आप में एक रिस्क होता है कि हाँ, अगर आप एक शेयर भी ले रहे हैं तो वो एक शेयर का पता नहीं कि होगा क्या। बहुत बार देखिए बहुत पैसा बनता है, बहुत बार एग्जांपल्स है कि पैसा नहीं भी बनता है। जैसे कि एक रीसेंट आईपीओ आया था डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का, डॉक्टर अग्रवाल आई, तो उसमें पैसा नहीं बना इन्वेस्टर्स का। वैसे एक आईपीओ आया था एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी ग्रीन में ही पैसा बनता हुआ नजर नहीं आया। एग्जाम्पल्स दोनों साइड है, लेकिन ना आपको पता होना चाहिए कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए। तो ब्रिगेड इंटरप्राइजेज याद रखिएगा, एक शेयर आपको लेना पड़ेगा अगर आपको ब्रिगेड होटल वेंचर्स के आईपीओ में अप्लाई करना है। कंपनी को जैसे मैंने कहा अप्रूवल मिल चुका है। अब ये देखना है कंपनी पे कि कंपनी कब अपना आईपीओ लेकर आएगी। करीबन 900 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ आपको रहता हुआ दिखेगा। चलिए बात करते हैं दूसरे शेयर के बारे में, और ये बात ध्यान रखिएगा, 2 कंपनीज के लिए इसमें फ़ायदा हो सकता है आपको, और नाम है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक की 2 सब्सिडरीज कंपनी का आईपीओ आने वाला है, और जो पहली कंपनी है दोस्तों वो है क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज जो लोग जानते हैं कि एक एजुकेशन लोन प्रोवाइडर है। करीबन 5,000 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी यहाँ पर रेस करती हुई नजर आएगी थ्रू देयर आईपीओ। और इस कंपनी को भी याद रखिएगा सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। 2 हफ्ते पहले कंपनी को अप्रूवल मिला है फ्रॉम सेबी। पहली बात तो देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ का आईपीओ होने वाला है, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का आईपीओ रहता हुआ दिखेगा। और जो कंपनी है वो आईपीओ याद रखिएगा करीबन कॉम्बिनेशन रहेगा फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का। क्रेडिला एक एनबीएफसी है, राइट। कंपनी का स्पेशलाइजेशन है इन गिविंग एजुकेशन लोन्स, और एक पायनियर है मतलब इस पूरे सेक्टर के अंदर। और ये अपना दोस्तों आईपीओ लेकर आने वाले हैं, तो इनको भी अप्रूवल मिल चुका है। एक और कंपनी और इससे बड़ा आईपीओ लेकर आने वाली है, वो है दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, कल ही दोस्तों कंपनी को सेबी से अप्रूवल मिला है टू ब्रिंग देयर आईपीओ। और ये बात ध्यान रखिए, आईपीओ लाने से मतलब आईपीओ उनका आता हुआ दिख रहा है बहुत जल्द। और उससे पहले अगर आप देखेंगे अनलिस्टेड शेयर्स में 30% ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल चुकी है, और किस प्रकार से एक शानदार मूव देखने को मिल रहा है। तो कल दोस्तों हुआ क्या, काफ़ी सारे आईपीओ को अप्रूवल मिला, लेकिन उसमें एक एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज भी था। कितने करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, ये आईपीओ दोस्तों ऑलमोस्ट 12,500 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देखिए अनलिस्टेड मार्केट में 30% से ज़्यादा का गेन देखने को मिल चुका है। ये बात ध्यान रखिए, एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 94.5% स्टेक कंपनी में रखता है, और 12,500 करोड़ का ये आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें 2,500 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो 10,000 करोड़ का ओएफएस रहेगा। अब देखिए दोनों को अप्रूवल मिल चुका है, और सिर्फ एक शेयर आपको लेना है, कौन सा, एचडीएफसी बैंक का, और दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों मतलब 3 कंपनीज तो हो गई है, अब आते हैं चौथी कंपनी पे। दोस्तों अगली कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प की भी कंपनी को आईपीओ का अप्रूवल मिल चुका है, और नाम है इसका हीरो फिनकॉर्प। जी हाँ, हीरो फिनकॉर्प को अप्रूवल मिल चुका है टू ब्रिंग देयर आईपीओ वर्थ ऑलमोस्ट 3,668 करोड़। जी हाँ, 3,668 करोड़ का ये आईपीओ टोटल मिलाकर रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसको भी दोस्तों सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। और ये बात ध्यान रखिएगा,
हीरो फिनकॉर्प जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन है टू व्हीलर मैन्युफैक्चर हीरो मोटोकॉर्प का, और इस कंपनी ने भी शेयर होल्डर कैटेगरी रखी थी इस आईपीओ में कि शेयर होल्डर्स को फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। करीबन दोस्तों ये जो आईपीओ है आपको मैंने बताया 3668 करोड़ का होगा, जिसमें से 2100 करोड़ का ओएफएस रहेगा और 1568 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू। ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं माफ कीजिएगा, फ्रेश इशू रहेगा 2100 करोड़ का और ओएफएस रहेगा 1568 करोड़ का। तो अपने आप में दोस्तों ये आईपीओ का भी साइज अच्छा खासा होने वाला है, और इस कंपनी को भी सेबी से क्या मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुकी है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी कंपनी में जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस की एक सब्सिडरी जिसका नाम है बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस। ये कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आ रही है, इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। करीबन 1300 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। ये आईपीओ दोस्तों आपको जल्द ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दिखा रहा है ज़रूर जून 4 2025, बट अभी तक ऐसी डेट्स जो है वो निकल कर नहीं आई है। ये भी जल्द ओपन होता हुआ दिख सकता है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है डेट्स, तो जैसे फाइनलाइज होकर आपको बता दूंगा। तो ये दोस्तों पांचों कंपनीज थी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।